अच्छो। हे गाइस, विजय दिस साइड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन। टॉपिक होगा हाउस प्रॉपर्टी अनदर हेड। हाउस प्रॉपर्टी की अगर मैं इंडिविजुअली बात कर लूं तो दोस्त आता है आपको ये लगभग 6 मार्क का, अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है तो, या तो फिर टोटल इनकम के साथ इसको मिक्स करके पूछा जा सकता है। सर आप हमें बताइए कि इसमें से कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, डिडक्शन का जो एक सेक्शन है सेक्शन 24, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आपका ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा जाता है पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन लेट आउट पे पूछा जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट में लेट आउट विथ वैकेंसी वाला जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत बार रियल टाइम में अभी एक क्वेश्चन अरियर्स ऑफ रेंट एंड एडवांस रेंट के ऊपर भी पूछा जा रहा है, तो हम उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चार्ट रिवीजन पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है और ये वैल्यू आपके लिए क्रिएट कर रहा है तो विजय साडा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और ये चार्ट आप कहां से ले सकते हैं? तो सर ये चार्ट आप ले सकते हैं ekatvam से, या इंडिया में हमारे जितने भी सेंटर पार्टनर है आप उनको कॉल करके जल्दी से जल्दी मंगा सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द चार्ट रिवीजन हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो यार, हाउस प्रॉपर्टी जो है ये आता है बेटा सेक्शन 22 से लेकर 27 तक है, क्योंकि 28 से आपका क्या चालू हो जाता है, पीजीबीपी स्टार्ट हो जाता है। अब ये सेक्शन 22 के जो मेजर सेक्शन है वो है असेसी कौन होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। तो पहली चीज असेसी कौन होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, राइट। एंड ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। ये जो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट है ना, ये सेक्शन 27 में रखा गया है। हालांकि इसे पूछा नहीं जाता, पर सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो चेक करो, असेसी कौन होना चाहिए, ओनर। ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। अब मान लीजिए अगर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, स्टिल यू गेट द रेंट, जिसको हम सबलेटिंग भी कहते हैं। तो सबलेटिंग से आने वाला इनकम आपका आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। इसे कुछ ऐसे समझिए, ए ने बी को प्रॉपर्टी लेट आउट की। लेट आउट करने का मतलब है किराए पे देना। ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करी, राइट। अब ए को जो रेंट आ रहा है वो क्योंकि ओनर है इसलिए उसकी इनकम कहां जाएगी, एचपी में जाएगी। अब बी ने ये प्रॉपर्टी फर्दर लेट आउट कर दी सी को। क्या बी ओनर है? द आंसर इज नो। स्टिल गेटिंग द रेंट? द आंसर इज यस। कहां टैक्सेबल होना चाहिए? दिस शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ आईएफओएस। इसे सबलेटिंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो असेसी कौन होना चाहिए? सबसे पहले ओनर होना चाहिए, और ओनर में डीम्ड ओनर भी क्या होंगे सर, इंक्लूड किए जाएंगे। अच्छा, अब एक सवाल यहां पे आता है कि सर डीम्ड ओनर के अंदर में कौन कौन आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चार्ट के अंदर में मैंने जानबूझ के डीम्ड ओनर के कंसेप्ट को गायब किया हुआ है, नहीं रखा है। उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है कि वो पूछते नहीं है, बट फिर भी मैं आपको डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं, राइट। 5 लोगों को डीम्ड ओनर माना गया है। पहला, अगर आप ट्रांसफर करते हैं स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो फिर उस केस में हस्बैंड क्या बन जाता है, डीम्ड ओनर बन जाता है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैंने क्लबिंग के चार्ट के अंदर में भी समझाया है, तो आप जाकर के जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने इंटरलिंकिंग करवाई हुई है। दूसरा, आप ट्रांसफर कर देते हैं माइनर चाइल्ड को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, तो जो ट्रांसफर होता है वो डीम्ड ओनर माना जाता है। तीसरा, प्रॉपर्टी रिसीव्ड अंडर या रेंट इज रिसीव्ड अंडर द इम्पार्टेबल एस्टेट। चौथा, लीज फॉर मोर देन 12 ईयर्स। पांचवा, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सभी को डीम्ड ओनर माना जाता है और टैक्सेबिलिटी उनके हाथ में आती है। हालांकि जेन्युइनली स्पीकिंग वो आता नहीं है, तो दिमाग मत लगाना। assessee must be owner, right? एनुअल वैल्यू ऑफ एनी लैंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू इज टैक्सेबल। अब यहाँ पे एनुअल वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एचपी का जो हेड है ना, ये बड़ा पागल सा सेक्शन है। यहाँ पे एक्चुअल रेंट ना टैक्सेबल होके अर्निंग कैपेसिटी टैक्स की जाती है। यस, सो प्रैक्टिकली अर्निंग कैपेसिटी और एक्चुअल अर्निंग विचएवर इज हायर, इसको टैक्स किया जाता है। तो यहाँ पे जो एनुअल वैल्यू है इसको हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, या इसको एक शब्द में एनुअल वैल्यू भी कहा जाता है, ऑफ लैंड बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू। ये अपरटेनेंट देयर टू का वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसका मतलब होता है लैंड बिल्डिंग अटैच देयर टू। अगर आपको खाली प्लॉट का रेंट आ रहा है ना, तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल होना चाहिए। हम किसी भी एचपी के रेंट को तभी टैक्स कर सकते हैं वेयर लैंड इज कनेक्टेड विद अ बिल्डिंग, चाहे ऊपर छपरा हो या ना हो। मतलब देयर शुड बी स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है। यस, और ये प्रॉपर्टी को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करना है। मान लीजिए आपका एक होटल है, आप उसके कमरे किराए पे देते हैं, अब आपको रेंट तो आ रहा है, पर वेदर दैट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर बिजनेस, द आंसर इज यस। तो ये इनकम आपकी पीजीबीपी में टैक्स होना चाहिए। मान लीजिए आपका कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी चेस्ट है, उसका इनकम पीजीबीपी में टैक्स होगा, एचपी में नहीं। इसके अदरवाइज आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, गोडाउन हो, वेयर हाउस हो, पार्किंग लॉट्स हो, इन सभी का इनकम कहां टैक्सेबल होने वाला है, एचपी में टैक्सेबल होने वाला है। मतलब जो एचपी का हेड है ना दोस्त, वहां पे सिर्फ आपकी हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम नहीं, आपकी जनरल इनकम सभी क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है, जो प्रॉपर्टी से जनरेट हो रही है। अच्छा जी सर, राइट।
सो ये हुआ आपका प्रॉपर्टी। अब आता है दूसरा कंपोजिट रेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब ये कंपोजिट रेंट क्या होता है? देखिए कई बार जब प्रॉपर्टी दी जाती है ना, ये अलोंग विथ फर्नीचर एंड अदर एसेट्स दी जाती है, अदर फैसिलिटी दी जाती है। अब सबसे पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट देख करके कि क्या आप इसे सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अज्यूम कीजिए अगर आप हाउस रेंट एंड अदर फैसिलिटी का रेंट अलग अलग कर सकते हैं, तो हाउस का जो रेंट है वो एचपी में जाएगा और अदर फर्नीचर एंड अदर फैसिलिटी का जो रेंट है उसको आईएफओएस में जाना चाहिए, राइट? क्योंकि एचपी का हेड सिर्फ एचपी से आने वाले इनकम को टैक्स करता है और अदर सारे रेंट, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर को किराए पे देके जो रेंट आता है वो आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर अग्रीमेंट ने इन दोनों का रेंट सेपरेट लिखा है, लेट्स से 20,000 रेंट है जिसमें से 17,000 हाउस का है एंड 3,000 फर्नीचर का है। अब अगर आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, मेरी बात समझना, अगर ये सेपरेट हो सकता है तो फिर एचपी का रेंट एचपी में जाएगा और अदर चीज का रेंट या तो पीजीबीपी या आईएफओएस में जाएगा, एज द केस में बी, राइट? पर अगर ये सेपरेट नहीं हो सकता, मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट में आपने 20,000 अलोंग विद फर्नीचर लिखा है, तो पूरा का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा रेंट इंक्लूडिंग द एचपी कंपोनेंट या तो वो पीजीबीपी में जाना चाहिए या तो वो आईएफओएस में। यानी अगर आपने रेंट सेपरेट नहीं कर रखा है तो ऐसे केस में पूरा का पूरा इनकम कहां टैक्सेबल हो जाएगा? आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगा। सो इफ द लेटिंग आउट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सेपरेबल या इनसेपरेबल, सेपरेबल है, लेटिंग आउट मेन बिजनेस है तो प्रॉपर्टी का एचपी में जाएगा और अदर एसेट्स का पीजीबीपी में जाएगा। मान लीजिए लेटिंग आउट मेन बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी का एचपी में जाएगा, अदर एसेट का अदर सोर्सेज में चला जाएगा। लेकिन लेटिंग अगर आपका मेन बिजनेस है तो एंटायर इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी और एंटायर इनकम विल बी टैक्स अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। यस और नो? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। व्हाट अबाउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया की अगर कोई प्रॉपर्टी है और वहां से आपको कोई एचपी इनकम आ रहा है तो क्या दोस्त ये एचपी इनकम टैक्सेबल है या ये एचपी इनकम टैक्सेबल नहीं है? वैसे मैं आपको इसको रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ इंटरलिंक करके बताऊंगा, तुम भी बोलोगे भाई साहब मजा आ गया। रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने आरओआर पढ़ा था। आरओआर को ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, मतलब अगर एसएससी आरओआर है तो उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। आई एम श्योर आपने अगर अभी तक के रेसिडेंशियल स्टेटस का चार्ट रिवीजन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, जाकर के चार्ट रिवीजन देख लेना। वहां पे पीजीबीपी, सैलरी डिडक्शन जैसे बड़े चैप्टर्स का भी अब तक चार्ट रिवीजन हो चुका है, तो प्लीज जाके एक बार देख लेना। अब अगर एसएससी आरओआर डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। रेंट अगर इंडिया से आ रहा है या रेंट आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, डजंट मैटर, इट इज टैक्सेबल whether the property is in India or the property is outside India। पर मान लीजिए अगर एसएससी आरओआर या आरएनओआर है, उसको रेंट तभी टैक्सेबल होगा when the rent is received in India or the property is situated in India। या तो आरएनओआर एनआर के केस में प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए या तो रेंट इंडिया में मिलना चाहिए इन ऑर्डर टू टैक्स देम। सो टैक्सेबल ओनली इफ द रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, और प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो सेक्शन 9 टैक्सेबिलिटी लाई लेता है। यस, चलिए अब एचपी का सॉल्विंग किस तरीके से होगा? एचपी का जो कैलकुलेशन है, सॉल्विंग है, ये किस तरीके से होगा? देखिए एचपी को सॉल्व करने का फॉर्मेट दिया है। पूरे इनकम टैक्स में से दो ही ऐसे हेड है जिसको सॉल्व करने का फॉर्मेट आप लोगों को दिया गया है। पहला है एचपी और दूसरा है कैपिटल गेन। ये दो ही ऐसे हेड है जिसको आपको सॉल्व करने का फॉर्मेट बड़ा इजीली दिया गया है, राइट? तो चलिए बात करते हैं किसकी? एचपी के फॉर्मेट की। अब एचपी को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है? वेट अ मिनट, मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखा देता हूं। देखिए एचपी को जो सॉल्व करने का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है, राइट? पहला आपको जीएवी लेना पड़ता है, जीएवी में से आपको माइनस करना पड़ता है म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर, तो आप पहुंच जाएंगे एनएवी पे। अब आप पूछेंगे सर जीएवी क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड। अच्छा, अब कई बुक ग्रॉस एनुअल वैल्यू को एनुअल वैल्यू भी लिख देती है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखो या एनुअल वैल्यू लिखो, वो बात एक ही हो जाती है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर माइनस किया जाएगा, इसमें आप एनएवी पे पहुंच जाएंगे। एनएवी में से दो डिडक्शन मिलते हैं और ये जो डिडक्शन होते हैं ये अंडर सेक्शन 24 होते हैं। ये जो डिडक्शन होते हैं ये अंडर सेक्शन 24 होते हैं और दो डिडक्शन मिलते हैं, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो पहला मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है। मतलब हमें शुरुआत जो करनी होगी किसी भी चीज को तोड़ने की, एक एक वर्ड अलग करने की, उसकी शुरुआत होगी आपकी किससे बेटा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। इसी से शुरुआत होने वाली है आपकी सीएस, राइट? तो अब सबसे पहले चलते हैं जीएवी किस तरीके से निकाला जाता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एनुअल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आपको मेरी एक बात बिल्कुल याद ही होगी
कि भैया ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा वो किस तरीके से निकलेगा। यहां पे अर्निंग कैपेसिटी टैक्सेबल है, एक्चुअल अर्निंग नहीं। तो आपको यहां पे कंपेयर करना होगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, और दोनों में से जो हायर होगा हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट, अब इसे कई बुक में रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट लिखा जाता है, कई जगह पे एक्सपेक्टेड रेंट लिखा जाता है, ऑफिसर्स में तो एक्सपेक्टेड रेंट बोल देते हैं, ईआर, बराबर है। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपका जीएवी बन जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट या एनुअल रेंट दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपका जीएवी बन जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि सर एक्सपेक्टेड रेंट किस तरीके से निकाला जाता है, इसके लिए आपको 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, और भाई साहब ये तीनों कंपोनेंट आपके प्रॉब्लम में दिए रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, ये तीनों कंपोनेंट आपके प्रॉब्लम में हमेशा दिए रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू। तो आपको म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना है। दोनों में से जो भी हायर रहेगा ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट ये दोनों प्रॉब्लम में दिया होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, राइट। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विचएवर इज हायर आपका एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। एक्सपेक्टेड रेंट को हमें स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, ये भी आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ये जो स्टैंडर्ड रेंट होता है ये रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से आता है। आपको और जानकारी चाहिए तो ये चारों चीज मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, दोनों में से जो भी हायर रहे वो एक्सपेक्टेड रेंट बनता है। एक्सपेक्टेड रेंट को स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट को स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, व्हिचएवर इज लोअर को आरईआर माना जाता है। इसे एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपका म्युनिसिपल वैल्यू आता है 5 लाख, आपका फेयर रेंट आता है 6 लाख, और आपका स्टैंडर्ड रेंट है लेट्स से 7 लाख रुपीस। तो आपका आरईआर कितना निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विचएवर इज हायर, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बन गया 6 लाख रुपीस। एक्सपेक्टेड रेंट को मुझे स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, दैट इज 7 लाख, विचएवर इज लोअर, तो मेरा आर कितना बन गया बेटा 6 लाख रुपीस। मेरा आर कितना बन गया बेटा 6 लाख रुपीस। सो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विचएवर इज हायर, इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विचएवर इज लोअर क्या बन जाएगा आरईआर। अब यहां इंस्टीट्यूट आपको है ना घुमाता है, पर जैसा कि हम कहते हैं ना बुलाती है मगर हाँ जानेगा नहीं। तो सुनो क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से कोई भी एक चीज दी होगी। अगर कोई भी एक चीज दी है तो आपको दूसरे को जीरो नहीं मानना है, आपको मानना है दूसरे की इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। सो मान लो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, तो म्युनिसिपल वैल्यू को ही एक्सपेक्टेड रेंट ले लेना है हमें। आर यू गेटिंग द पॉइंट। दूसरा अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा क्या बन जाएगा आरईआर बन जाएगा। तो इनमें से एक हाथ फिगर गायब कर देते हैं और बच्चे को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर आपका मेरा साथ है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी फिगर मिसिंग है तो मान लेना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब इसे हमें कंपेयर करना है किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। अब ये एक्चुअल रेंट भी आपको हमेशा प्रॉब्लम में दिया रहेगा, राइट। एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड, इसमें से हम माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट को। हम क्या माइनस करते हैं, अनरियलाइज रेंट को। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, अनरियलाइज रेंट हम तभी माइनस करेंगे जब रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब ये रूल 4 की कंडीशन क्या है ये भी आपको बता दूंगा, पर पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअल रेंट में से आपको हर बार माइनस करना है अनरियलाइज रेंट। ये अनरियलाइज रेंट क्या होता है, सीधे शब्दों में आप इसे बेड डेब्ट्स भी कह सकते हैं। ऐसा रेंट जो ड्यू तो हुआ पर रिसीव ना हुआ, वो प्यार जो मिला तो सही पर साकार ना हुआ, वो ही कहता जाता है आपका अनरियलाइज रेंट। तो ऐसा रेंट जो ड्यू तो था पर रिसीव ना हो पाया, बेड डेब्ट्स ऑफ रेंट भी हम इसे कह सकते हैं। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से हम अनरियलाइज रेंट को माइनस करते हैं, और जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ है हम उसी को क्या करते हैं, टैक्स करते हैं। अब हमें करना क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा बस इसे ही जीएवी मान लेना है, बस इसे भी क्या मान लेना है, जीएवी मान लेना है। यस और नो। सो ये अनरियलाइज रेंट के लिए आपने कहा सर रूल की कुछ कंडीशन है, कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जब हमने ये रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच लिया था हमने चारों कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा था। हालांकि चार्ट बनाते वक्त मैंने अनरियलाइज रेंट को यहां से हटा दिया। अब आप पूछेंगे सर क्यों हटाया, बड़ा पर्पसफुल रीजन है। अनरियलाइज रेंट की कंडीशन आज तक के पूरे इतिहास में कभी नहीं पूछी गई है, और प्रॉब्लम में जब जब अनरियलाइज रेंट दिया होता है आपको हमेशा यह मान लेना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है और उसे माइनस कर देना है। यह अजम्पशन मेरा नहीं है, यह अजम्पशन इंस्टीट्यूट का ही है जो आपको बताया गया है। आप कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लीजिएगा सीएससीएमए मॉड्यूल का, इंक्लूडिंग सीएस के मॉड्यूल का भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह से ही वर्क करता है। तो अनरियलाइज रेंट दिया है, इसको सीधा एआरआर से माइनस करो, काम खत्म, आपका एआरआर आ गया। तो आरईआर एआरआर व्हिचएवर इज हायर आपका क्या हो जाएगा, जीएवी। हालांकि कंडीशन नंबर 4 जो है अगर आप मॉड्यूल में भी पढ़ना चाहें
तो मैं आपको बता देता हूं। पहला, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, वहां पे कोई अग्रीमेंट होना चाहिए, टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी एंड ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज टू फाइल अ सूट हैज बीन डन। ऐसी 4 कंडीशन आपको दी है, ये चारों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो अनरियलाइज्ड रेंट आप माइनस कर पाएंगे। मैं सीधे शब्दों में बताऊं, सीधी बात, नो बकवास, अनरियलाइज्ड रेंट दिया है, लो माइनस करो, काम खत्म करो। समझ में आ रही है बात? बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है दोस्त, काम खत्म। तो सबसे पहला फॉर्मेट के अंदर में क्या था? सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर में था जीएवी। अब जीएवी कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया? यस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा म्युनिसिपल टैक्स। चलिए म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। पहले आपका जो जीएवी था आप इसको रिकॉल कर लीजिए, फिर हम म्युनिसिपल टैक्स पे आगे बढ़ते हैं। यस सर, बढ़ते हैं आगे। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंटेंट आता है हमारा म्युनिसिपल टैक्स। ये म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? देखिए, जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी होती है ना, उससे पे हर साल आपको म्युनिसिपल टैक्स भरना होता है। इसे एग्जाम में एक और नाम से बुलाया जाता है प्रॉपर्टी टैक्स, इसे ही एग्जाम में एक और नाम से बुलाया जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इन तीनों में से आप किसी भी नाम से बुला लो, फॉर एग्जाम्पल विजय सर बुला लो, विजू सर बुला लो, या विजू भैया बुला लो, बात एक ही होने वाली है। तो म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। आपने अगर इसे एक्चुअली पे किया तो ही इसका डिडक्शन मिलेगा, मतलब अक्रूवल बेसिस पे इसका डिडक्शन नहीं मिलता। तो आपने लेट्स से करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया, अलाउड। मान लो लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स था, करंट ईयर में पे किया, इट इज ऑल्सो अलाउड। यस, तो लास्ट ईयर का था, करंट ईयर में पे किया, अलाउड। करंट ईयर का था, करंट ईयर में पे किया, अलाउड। एडवांस पेड किया, एडवांस पेड किया। अब इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी है, मैं वो दोनों भी आपको बताता हूं। यहां पे भी आपको लिखना है अलाउड, यहां पे भी आपको लिखना है अलाउड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके 2 बड़े रीजन है, ठीक है। अब सीए इंस्टीट्यूट जो है इस बारे में कुछ नहीं कहता, वो सीधा कहता है जितना पे किया इट इज अलाउड एज डिडक्शन। सीएमए का जो मॉड्यूल है वो कहता है एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया है, दैट इज एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, तो इट इज नॉट अलाउड। तो यहां पे जो नॉट अलाउड लिखा है ये सीएमए के हिसाब से लिखा है, सीएमए में वहां पे नॉट अलाउड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको रियल फैक्ट बता देता हूं इसमें होने क्या वाला है, राइट। देखिए, जो आईटीआर भरे जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाते हैं, इसके अंदर में जितना म्युनिसिपल टैक्स है ना वो पूरा आ जाता है। तो मान लीजिए अगर आपने कोई एडवांस टैक्स भी पे किया होगा ना, तो वहां पे ऐसा कोई अलग अलग कॉलम नहीं है कि भैया किस ईयर का था, करंट ईयर का था क्या, या एडवांस का था। यानी रियल लाइफ के अंदर में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो म्युनिसिपल टैक्स आपने जितना पे किया होता है, उस रिसीट पे जितना अमाउंट होता है, सीधा उस अमाउंट को आप डाल देते हैं। अब ये कोई एक्चुअली चेक नहीं होता, या चेक होता भी है तो एक्चुअली आईटीआर में ऐसी कोई जगह नहीं है कि एडवांस है या नहीं। तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि सीएमए मॉड्यूल जो है उसने आईटीआर को ध्यान में रखते हुए अपने मॉड्यूल को डिजाइन करना चाहिए था, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग एडवांस म्युनिसिपल टैक्स का भी डिडक्शन आईटीआर के थ्रू मिल जाता है। यस और नो, अनलेस एंड अनटिल आप स्पेसिफिकली उसको एक्सक्लूड करके कम ही डाल दें, राइट। सो मान लीजिए अगर म्युनिसिपल टैक्स 20,000 है, इसमें से 3,000 रुपए एडवांस टैक्स है, तो अनलेस एंड अनटिल आप ही 17,000 क्लेम ना करें तब तक के आईटीआर तो पूरे 20,000 का डिडक्शन दे रहा है, क्योंकि ये कोई मैकेनिज्म ही नहीं है इसको अलग से करने का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसीलिए रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, जितना म्युनिसिपल टैक्स पे किया चाहे वो एडवांस ही क्यों ना हो, अलाउ कर देते हैं डिडक्शन बोल के। लेकिन यहां मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन रहेगा सीएमए स्टूडेंट्स को, अगर आपको प्रॉब्लम में एडवांस म्युनिसिपल टैक्स आता है तो आपने इसे नॉट अलाउड करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव करता हूं आंसर 3 ही प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और इंस्टीट्यूट वाला आंसर। तो आपने इंस्टीट्यूट के साथ जाना। हालांकि सीए स्टूडेंट्स तुम्हारे को बड़ा क्लियर है, जितना आपने पे किया इट इज अलाउड एज डिडक्शन, गेम ओवर, नो कंट्रोवर्सी अबाउट इट, ठीक है। दूसरा, तो आपने करंट ईयर में जो पे किया उसका ही डिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, इट मस्ट बी पेड बाय ओनर, मतलब टेनेंट ने अगर पे किया म्युनिसिपल टैक्स तो इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। सो इट मस्ट बी एक्चुअली पेड, इट मस्ट बी एक्चुअली पेड बाय द ओनर। टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया, कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अच्छा, जब आप म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट यहां पे एक और एडजस्टमेंट देता है, जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता देता हूं। वो एडजस्टमेंट है कि वो आपको म्युनिसिपल टैक्स के अलावा सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स भी देता है। अब ये बड़ा एक स्मार्ट मूव था इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों को जानबूझ के कंफ्यूज करने का, लेकिन यू हैव गॉट माई साइड। मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। देखिए, अगर आपने अपने घर का घरपट्टी टैक्स देखा होगा, जिसे महाराष्ट्र में घरपट्टी टैक्स कहा जाता है, म्युनिसिपल टैक्स देखा होगा, तो उसमें एक्चुअली 3 टैक्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर्टी का टैक्स, दूसरा होता है सीवरेज जो आपके घर से कचरा उठाया जाता है उसका टैक्स, और तीसरा वाटर, जो आपके घर पे वाटर सप्लाई किया जाता है, वो वाटर रिस्टोर किया जाता है उसका टैक्स। और ये तीनों को मिला के आपका टोटल म्युनिसिपल टैक्स बनता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, म्युनिसिपल टैक्स अलग से देता है, सीवरेज टैक्स अलग से देता है, वाटर टैक्स अलग से देता है,
और 500 500 500, आपको कितना का डिडक्शन मिलना चाहिए? 500, 1000 या पूरा 1500? आपका आंसर होना चाहिए पूरा 1500, क्योंकि ये तीनों को मिक्स किया जाता है। सो आपको सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा, सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनने मुझसे नहीं पढ़ा है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पता था या नहीं पता था। दिस विल हेल्प अस टू मोटिवेट मोर, ताकि मैं आपको और अच्छे इंसाइट दे सकूं पढ़ाते वक्त। चलिए, तो ये एक्चुअली पे होना चाहिए, अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये एसएससी द्वारा पेड होना चाहिए, इसमें सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स कवर होता है। अब आते हैं, मान लीजिए अगर मैंने म्युनिसिपल टैक्स फॉरेन में पे किया है, क्योंकि फॉरेन की इनकम भी मुझे टैक्सेबल हो रही है अगर मैं आरओआर हूं तो व्हाट अबाउट द म्युनिसिपल टैक्स पेड इन फॉरेन? इसके ऊपर मद्रास जजमेंट है एक, सीआईटी वर्सेस वेणुगोपाल रेड्डी आर का, जो कहता है अगर आपने फॉरेन में भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन, इट इज अलाउड एज डिडक्शन, बिल्कुल इसका डिडक्शन मिल जाएगा। यस। अब म्युनिसिपल टैक्स को देने के ना एग्जामिनर के दो तरीके होते हैं। एक, म्युनिसिपल टैक्स को वो अमाउंट दे देता है, लेट्स से 4000, तो आपने 4000 ले लेना है, गेम ओवर। लेकिन कई बार म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दिया जाता है, ऐसे केस में क्या करें? अगर म्युनिसिपल टैक्स आपको परसेंटेज में दिया है तो म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज लेना, आई रिपीट, म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज लेना, जीएवी का नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज लेना, जीएवी का नहीं। तो परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड नॉट ऑफ जीएवी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो म्युनिसिपल वैल्यू भी आपको जरूर दिया होगा, उसका एक परसेंटेज आपने कंसिडर कर लेना चाहिए। यस। तो यहां तक कि हमने क्या किया, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, म्युनिसिपल टैक्स जैसे ही माइनस करोगे क्या आ जाएगा बेटा? एनएवी, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। अब एनएवी में से दो डिडक्शन मिलते हैं और ये डिडक्शन सेक्शन 24 के अंदर में होते हैं। सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ऐसे दो डिडक्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? देखिए, लोग क्या करते थे, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में बहुत सारे घपले किया करते थे, जानबूझ करके बोगस एक्सपेंसेस बुक करते थे। तो ऐसे केस में क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ला दिया गया। अब आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, आपको इसके लिए अदर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा सर? 30% ऑफ एनएवी होगा। तो जो भी आपका एनएवी आया होगा, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू आया होगा, इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर एनएवी पॉजिटिव है तो ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो रिपेयर्स, इंश्योरेंस, पेंटिंग, ऐसे सारे खर्चों का कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। एग्जामिनर कंफर्म आपको रिपेयर्स देगा, रिनोवेशन देगा, इंश्योरेंस देगा, प्रीमियम देगा, सारे एक्सपेंसेस देगा, इन सबका कोई डिडक्शन नहीं मिलता एचपी के अंदर में, सिर्फ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, काम खत्म। क्लियर है मालिक? तो इफ स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल, अदर एक्सपेंसेस आर नॉट अवेलेबल, राइट। अब आते हैं बी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके ऊपर ही आपको सबसे ज्यादा क्या फ्रेम होता है, एडजस्टमेंट्स फ्रेम होती है। अब देखिए, सबसे पहले बात होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस वेयर एज अक्रूवल बेसिस पे भी मिल जाता है, तो इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अक्रूवल बेसिस, आपको मिल जाता है, राइट। दूसरी बात, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो, क्योंकि डिडक्शन में वर्ड बड़ा क्लियर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ओनली इंटरेस्ट। यानी आपको अगर पिनल इंटरेस्ट लगाया गया है, आपको अगर पिनल इंटरेस्ट लगाया गया है तो इसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला, ओनली एक्चुअल इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलने वाला है। दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी होती है तो वहां पे ब्रोकरेज एंड कमीशन भी आता है, याद रखें इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। So brokerage and commission, there is no deduction allowed for these item. Yes. अच्छा जी, so interest on borrowed capital में आपको अपार्ट फ्रॉम 24B आपको 80EE या 80EEA का बेनिफिट भी मिल सकता है। इसका डिटेल डिस्कशन मैंने डिडक्शन चार्टर के अंदर में किया है, जाकर के जरूर चेक कर लेना। यस। अच्छा जी, सर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, तो क्या प्रिंसिपल, अब देखिए लॉजिकली जब भी आप कोई ईएमआई पे करते हैं, ईएमआई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसके अंदर में होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट। याद रखिए, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है ना, इसका डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट आप पे कर रहे हैं, इसका डिडक्शन 80C में मिलता है, और ये बात मैंने डिडक्शन वाले चार्ट में भी डिस्कस करी हुई है। यस। ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है ना, इसका डिडक्शन आपको 24B के अंदर में मिलता है। तो हम जिस सेक्शन में हैं, दैट इज 24B, यहां पे हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल का डिडक्शन किधर जाएगा? इसका 80C के अंदर में जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और क्या आपको ये इंटरलिंकिंग पता थी? मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा।
सो एक ईएमआई जो हम पे करते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 24B में हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे। प्रिंसिपल की बात हम 80C के अंदर में करते हैं। डीटी का पढ़ना का असली मजा बेटा इंटरलिंकिंग के साथ ही आता है, और ये हम रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में बहुत अच्छे से इंश्योर करते हैं कि आपको हर सेक्शन का इंटरलिंकिंग करवा के दे, ताकि एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ ले, आपको ये पता रहे कि उसको एडजस्ट कहां से करना है। क्योंकि हमारा मूल मंत्र तो सिंपल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोन ओवरटेकिंग होता है। अब ये लोन ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोन ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, पर आप इस वीडियो में है तो मैं जरूर बताऊंगा। सपोज मैंने जब पहला घर ले रहा था, उस टाइम पे लोन लिया था आईसीआईसीआई बैंक से। आईसीआईसीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट था लेट्स से 9%। 2 साल बाद कुछ नई स्कीम आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुआ, और एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7%। अब मैंने जो लोन लिया था वो तो कितने था, 9% पे था, और एसबीआई मेरे को 7% पे दे रहा था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट उठाऊं, और मैं क्या कर लेता हूं, एक फ्रेश लोन ले लेता हूं एसबीआई से। आईसीआईसीआई वाला लोन पूरा का पूरा चुका देता हूं, और मेरा लोन अब किसके साथ चालू हो जाता है, एसबीआई के साथ चालू हो जाता है 7%। भाई मेरा तो 2% का खर्चा बच रहा है ना, तो मैं तो कभी भी वो बचाना चाहूंगा एज अ टैक्स पेयर। यस और नो, क्योंकि जब मेरा रियल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तभी तो मेरी रियल अर्निंग बढ़ेगी। यस, ये बात मैं फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त भी बताता हूं कि भैया रियल एक्सपेंसेस कम होंगे तभी तो मेरा रियल इनकम बढ़ेगा। अब मेरा रियल इनकम बढ़ जाता है, और मेरा रियल इनकम जब बढ़ जाता है तो ऐसे केस में क्या हो जाता है दोस्त, मेरा खर्चा बच जाता है। अब ऐसे केस में मेरे को एक सवाल आया, आईसीआईसीआई का जो लोन लिया था वो तो प्रॉपर्टी के लिए लिया था, जबकि एसबीआई का जो लोन लिया था वो तो प्रॉपर्टी लोन को रीपे करने के लिए लिया। क्या जो एसबीआई को मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उसका डिडक्शन मिलेगा? इसे शॉर्ट कंसेप्ट में कहा जाता है फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन। कम ऑन, क्या कहा जाता है, फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन। क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? लॉ कहता है यस, इसका डिडक्शन मिलेगा। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर लाया था 1969 में, और ये कहता था कि हाँ ये मिल जाएगा। सो interest on a new loan taken to repay the original loan is considered as loan taken for such acquisition and it will be allowed as deduction। तो इसका भी डिडक्शन आपको जरूर मिल जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कुल मिला के मिलता कितना है? यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कुल मिला के कितना मिलता है? आपको डिडक्शन मिलता है 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस 100% ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कितना मिलता है बोलो जल्दी से, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस 100% ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, राइट। अब इसका जो लिंकिंग है, मैं आपका इसका इंटरलिंकिंग करवाऊंगा किसके साथ, इसका इंटरलिंकिंग करवाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, इंड एएस के साथ। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एएस क्या करते हैं, कहते हैं कि जब तक के प्रॉपर्टी पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक का सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, एंड वंस द प्रॉपर्टी इज पुट टू यूज, इसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू इंटरेस्ट होता है जिसको आप पीएनएल में चार्ज कर सकते हैं। क्या आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये वाला पार्ट पता है? वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जब तक असेट पुट टू यूज नहीं हो जाता, राइट, तब तक का पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया जाता है, एंड वंस द असेट इज पुट टू यूज, इसके बाद का पूरा इंटरेस्ट रेवेन्यू इंटरेस्ट बोल के पीएनएल में चार्ज किया जाता है। बराबर है? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता था? अब ध्यान से सुनना, लॉजिकली जो इंटरेस्ट पुट टू यूज के पहले का है, मतलब पुट टू यूज असेट के पहले का जितना भी इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट तो असेट में कैपिटलाइज किया जाएगा, दैट इज असेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, राइट। क्या इसका रिडक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो असेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। जो पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है, इसका डिडक्शन तो 100% मिलना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बार पुट टू यूज हो गया तो इसके बाद का इंटरेस्ट 100% मिलना है, दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का इंटरेस्ट। ये तो रेवेन्यू है, वैसे भी मिलना था, वैसे भी मिलेगा एज एक्सपेंडिचर। व्हाट अबाउट प्री कंस्ट्रक्शन, पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये जो पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट है, हम इसे असेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, लेकिन डीटी में ऐसा नहीं होता। डीटी में जितना वो इंटरेस्ट होता है, वो पूरे इंटरेस्ट को 1/5 बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, जब से प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए तब से। आई रिपीट, जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए वहां से 1/5 बेसिस पे डिडक्शन मिल जाता है। तो अकाउंट्स में आप इसे एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, जबकि डीटी के अंदर में आप इसे जैसी प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी उसको 1/5 बेसिस पे डिडक्शन ले लेते हैं। 1/5 बेसिस पे डिडक्शन लेने का मतलब ये है कि मान लो उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो पूरा 100 रुपीज है, तो आप 20, 20, 20, 20, 20 ऐसे 5 पार्ट में आप उसका डिडक्शन ले लेंगे। ये 20, 20, 20 का डिडक्शन आप कब से लेना चालू करेंगे? जब से प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, क्योंकि अनकंप्लीटेड प्रॉपर्टी का एचपी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता, ओनली कंप्लीटेड प्रॉपर्टी का ही एचपी कैलकुलेशन हो सकता है। तो ये जो 5 इयर्स काउंट किए जाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन से काउंट किए जाते हैं, ना कि जिस दिन से लोन लिया वहां से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, सो आपको टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा? 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस 100% ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट।
अब सवाल उठता है ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहां से कहां तक पकड़ा जाए। ये बड़ा मजेदार गेम है, जरा देर बाद समझना। हो सकता है रीपेमेंट पहले हो गया और कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ, पॉसिबिलिटी है। मतलब इसे कुछ ऐसे समझिए, आपका डेट ऑफ बोरोइंग था 1/6/2015, 1/6/2015। आपका डेट ऑफ रीपेमेंट हुआ 31/1/2024, और आपका जो प्रॉपर्टी था किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, और कंप्लीशन होता है 31/3/3030। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि प्रॉपर्टी तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही आपने लोन रिपे कर दिया। हालांकि ये बहुत कम सिचुएशन हो सकती है जहां पे ऐसा हो सकता है, लेट्स से लॉटरी लग गई, इनकम ज्यादा हो गई, या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन होने में बहुत डिले हो गया म्युनिसिपल अप्रूवल आने से, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अगर रीपेमेंट पहले हो गया तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहां से कहां तक काउंट किया जाएगा, डेट ऑफ बोरोइंग से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक के। तो डेट ऑफ बोरोइंग से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक का पूरा पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बन जाएगा, और इसका जितना भी इंटरेस्ट आया होगा, मतलब 2015 से 2024 का जितना इंटरेस्ट आया होगा, ये सारा इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहां से 5 इयर्स में मिलेगा, मतलब कंप्लीशन से 5 इयर्स में मिलेगा। चलिए ध्यान से वापस से सुनिए। सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहां से कहां तक, अगर रीपेमेंट पहले हो गया तो डेट ऑफ बोरोइंग से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक का पूरा पीरियड क्या बनेगा, आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बन जाएगा। ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपका इंटरेस्ट है, इसका डिडक्शन कंप्लीशन से 5 ईयर में मिलेगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई 2030 से पहले, तब तक के एचपी इनकम तो जनरेट ही नहीं हुआ होगा। दैट्स अ कॉमन सेंसिकल पॉइंट, यस और नो। भले ही आपका रीपेमेंट 2024 में हो गया होगा, लेकिन एचपी में कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला आपको। भैया कैसे मिलेगा, प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई, प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई तो एक्सपेक्टेड रेंट बन ही नहीं सकता, एक्चुअल रेंट बन ही नहीं सकता। लॉ ये बेसिक असम्पशन लेता है। तो आपको जो 5 ईयर डिडक्शन मिलेगा वो कंप्लीशन के बाद ही मिलने वाला है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है। अब 2015 से 2024 ये पूरा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। इस दौरान आपने जितना इंटरेस्ट पे किया होगा 30-30 आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद 5 साल 20%, 20%, 20%, 20% एंड 20% के अंदर में मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। व्हाट अबाउट पोस्ट कंस्ट्रक्शन? इस केस में पोस्ट कंस्ट्रक्शन आने ही नहीं वाला। जब कंस्ट्रक्शन के पहले ही लोन रीपे हो गया तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट यहां जनरेट ही नहीं हो सकता। बस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा जो प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद 5 साल के अंदर में मिल जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? यस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कंस्ट्रक्शन प्रीसीड्स रीपेमेंट। अगर कंस्ट्रक्शन पहले हो गया और रीपेमेंट बाद में हुआ तो क्या? इसे कुछ ऐसे समझिए। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बोरोइंग है 1/5/2015, बराबर है, और आपका डेट ऑफ कंप्लीशन है 31/8/2024। अज्यूम करते हैं 31/8/2024, और मान लीजिए आपका डेट ऑफ रीपेमेंट ड्यू है 31/3/3030 पे, 2030 पे, ठीक है। तो डेट ऑफ बोरोइंग हो गया 1/5/2015, डेट ऑफ कंप्लीशन हो गया 31/8/2024, और आपका डेट ऑफ रीपेमेंट हो गया 31/3/2030। तो ऐसे केस में आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहां से कहां तक पकड़ा जाएगा? बेटा आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पकड़ा जाएगा डेट ऑफ बोरोइंग से लेके 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन। क्या बोला मैंने? डेट ऑफ बोरोइंग से लेके 31 मार्च प्रायर 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन क्या थी? 31/1/2020, 31/8/2024, 31/8/2024 के पहले का जो 31 मार्च है, जिस डेट पे खड़े हो उसके पहले का 31 मार्च। अगर आप रेगुलर बुक बैच में होंगे या फास्ट ट्रैक बैच में होंगे तो डेफिनेटली आपने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए हैं, राइट। तो 31 मार्च 2024 तक का जितना इंटरेस्ट होगा, मतलब ये पीरियड पूरा, ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बन जाएगा, बराबर है। लेकिन अब तक लोन रिपे हुआ है क्या? द आंसर इज नो। इसके बाद का सभी पीरियड क्या बन जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड बन जाएगा। तो इस दौरान आपने जितना इंटरेस्ट पे किया होगा उसका 1/5 पे डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन, और इसके बाद का जितना भी इंटरेस्ट होगा इसका 100% आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, राइट। सो आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा किसके ऊपर? ये कंस्ट्रक्शन प्रीसीड्स रीपेमेंट के ऊपर। सो अगर कंप्लीशन पहले हो गया और रीपेमेंट बाद में हुआ तो डेट ऑफ बोरोइंग से लेके 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन तक का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन बनेगा, और उस इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलेगा 1/5 प्लस इसके बाद का जो पीरियड होगा ये टोटली पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा आपका?
1/4/2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 जो आपका ईयर है। हालांकि 2030 तक का पूरा पीरियड पोस्ट कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन आपको जो कंप्यूटेशन करना है वो 24-25 का ही होगा, तो वो एक साल आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो 1/5 ऑफ प्री प्लस 100% ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ये आपका टोटल आईओबीसी कंप्यूट होगा। ये आपका टोटल आईओबीसी क्या होगा, कंप्यूट होगा। क्लियर है मालिक? एक बार इसको रीड कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए पूरा सेक्शन 24, वी आर डन विद इट। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटरेस्ट के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं कि भैया अगर जो इंटरेस्ट है ये आप आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं और अगर इस पे आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो सेक्शन 25 कहता है आपको कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। सो इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ द टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट पेड। तो अगर आपने क्या नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ यू आर पेइंग इट टू आउटसाइड इंडिया। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, इंडिया में जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को तो इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं होता, तो वहां आपको टीडीएस का रिक्वायरमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। इज दैट डन? यस। बढ़ते हैं आगे। अब हम चलते हैं एसओपी। अब देखिए प्रॉपर्टी के अलग अलग यूजेस है। सबसे पहला प्रॉपर्टी का जो आपका यूज हो सकता है वो हो सकता है आपका एसओपी, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या आप जानते हैं कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन में आप जीएवी निल ले सकते हैं। तो कोई भी दो इट शुड नॉट एक्सीड 2 नंबर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो आपके पास होनी चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 2। तो दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपको नहीं लगेगी, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक के आपका काम चल जाएगा। यस, चेक करो एक बार। डन। तो आप कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, इसका जीएवी आप क्या कंसिडर कर सकते हो, निल। तो कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसका जीएवी आप क्या पकड़ेंगे, निल। म्युनिसिपल टैक्स भले ही आपने पे किया है तो भी क्या पकड़ेंगे, निल। एनएवी क्या आएगा, निल। स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, क्योंकि एनएवी निल है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको मिल सकता है, दैट टू इन ओल्ड स्कीम। आपको क्लियर कट बता दूं, अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको आईओबीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको आईओबीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो देयर वुड बी नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो अगर ये आप 115 बीएसी में है, आईओबीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब उस केस में दोनों घर का जो एचपी इनकम है वो क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन आप 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करते, मतलब आप ओल्ड स्कीम में हैं, तो आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन जरूर मिल जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन जरूर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, ये लिमिटेड है। कितना मिलेगा सर, ये लिमिटेड है। द लिमिट इज ईदर 2 लाख और 30,000। अब आप बोलेंगे कि सर 2 लाख या 30,000, 2 लाख या 30,000, एक बताओ ना, 2 लाख या 30,000 बताओ। ये 2 लाख या 30,000 क्या होता है, एक बताओ दोनों में से, या तो 2 लाख हो सकता है तो 30,000 हो सकता है। नहीं जी, दोनों भी लिमिट है। यस। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर आपकी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जीएवी निल, म्युनिसिपल टैक्स निल, एनएवी निल, स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, बट आईओबीसी का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, एक्चुअल और इंटरेस्ट विचएवर इज लोअर, पर इंटरेस्ट की भी एक मैक्सिमम लिमिट है। एक्चुअल और इंटरेस्ट विचएवर इज लोअर, पर इंटरेस्ट की भी एक मैक्सिमम लिमिट है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट, ईदर 2 लाख और 30,000। 2 लाख के लिए कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है सर 2 लाख के लिए। पहली कंडीशन, लोन मस्ट बी टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। लोन काय के लिए लेना है, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है। लोन लेना है आफ्टर 1/4/1999 एंड द प्रॉपर्टी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स, एंड द प्रॉपर्टी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख तक के अलाउड है, और डिडक्शन कितना मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर। एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम, राइट। फिर दूसरा आता है आपका मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितना है बेटा, 2 लाख की जगह 30,000 हो जाएगा। अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मैक्सिमम लिमिट इज 30,000। मान लो लोन ही रिपेयर्स के लिए लिया है तो मैक्सिमम लिमिट इज 30,000। यस, मैक्सिमम लिमिट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन।
तो चलिए वापस से कर लेते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, आईओबीसी मिलेगा, दैट टू इन ओल्ड स्कीम। कितना मिलेगा? एक्चुअल और मैक्सिमम विचएवर इज लोअर। मैक्सिमम कितना है? 2 लाख या 30,000। 2 लाख के लिए कितनी कंडीशन है? 3। लोन मस्ट बी टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1/4/1999 एंड इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2 लाख अदरवाइज 30,000। गेम ओवर। यस, मान लो आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हुई तो मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसमें आप या आपका परिवार रह रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, कोई भी दो प्रॉपर्टी का आप एसओपी बेनिफिट क्लेम करो और तीसरी प्रॉपर्टी को आपको डीएलओपी बेनिफिट क्लेम करना पड़ेगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी का आपको 2 प्रॉपर्टी का एसओपी क्लेम करना है और तीसरी प्रॉपर्टी का आपको डीएलओपी क्लेम करना है। अब ये डीएलओपी क्या होता है? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। यस, ये एक्चुअली लेट आउट नहीं है, पर लॉ अज्यूम करता है कि ये क्या हो चुकी है? लेट आउट हो चुकी है। लॉ अज्यूम करता है कि बेटा ये क्या हो चुकी है? लेट आउट हो चुकी है। और जैसे कि मैं आपको कह चुका हूं, हाउस प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट नहीं, अर्निंग कैपेसिटी टैक्सेबल होती है। तो ये जो डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्त, ये डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको डीएलओपी में लेकर के आता है। यस और नो, राइट? अब मान के चलिए विजय के पास 3 घर है, राइट? तीनों विजय के नाम से रजिस्टर्ड है। अब विजय इनमें से कोई भी 2 घर को अपना एसओपी ट्रीट कर सकता है, और आप तो जानते ही हैं एसओपी अगर आया तो जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील। आईओबीसी का डिडक्शन मिलेगा? हाँ जी मिल जाएगा आईओबीसी का डिडक्शन। सर कितना मिलेगा आईओबीसी का डिडक्शन? 2 लाख या 30,000। सर 2 लाख यहाँ पे एक घर के लिए है या दोनों घर मिला के 2 लाख है? नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट है ना, ये दोनों घर मिला के है। मतलब एक घर के लिए 2 लाख नहीं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड मिला के 2 लाख का है, या 30,000 एज द केस में भी मैक्सिमम लिमिट। यस, ये दोनों घर का मिला करके है। तो मान लो विजय के 3 घर है, कोई भी 2 घर, विजय हर साल ये ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। यस और नो, विजय हर साल ये ऑप्शन चेंज कर सकता है। अब कौन से 2 घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाना चाहेंगे? देखिए टैक्स प्लानिंग के हिसाब से तो बहुत लॉजिकल है, जिसका हायर वैल्यू होगा उसी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दो ताकि आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी नील आ जाए। यस और नो, राइट? तो कोई भी 2 घर आप एसओपी बनाइए। तो अब देखिए आपके पास 3 ऑप्शन अराइज होते हैं। ऑप्शन 1 फ्लैट 2 को एसओपी कर दो, फ्लैट 3 को डीएलओपी कर दो। ऑप्शन 2 फ्लैट 1 को एसओपी करो, फ्लैट 2 को डीएलओपी करो, फ्लैट 3 को एसओपी कर दो। ऑप्शन 3 फ्लैट 1 को डीएलओपी कर दो, फ्लैट 2 और 3 को एसओपी कर दो। तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और ये ऑप्शन हर साल चेंज हो सकते हैं। कोई भी 2 घर को एसओपी बना दो, उसका कैलकुलेशन पूरा एसओपी जैसे, म्युनिसिपल वैल्यू से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन तक के नील और आईओबीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। दोनों का मिला के 2 लाख या 30,000 मैक्सिमम लिमिट बनेगा। एक बात याद रखनी होगी, ठीक है? अब व्हाट अबाउट द थर्ड हाउस, जो एक्चुअली रेंट पे तो गया ही नहीं, पर लॉ अज्यूम कर रहा है कि ये रेंट पे चला गया। अब एक्चुअल रेंट तो आया नहीं होगा, मतलब इसकी टैक्सेबिलिटी जो होगी वो ऑब्वियसली आरईआर के बेसिस पे होगी। सोच के देख, क्योंकि तेरा एआरआर तो है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी विजय ने ऑक्यूपाई करके रखी है, मतलब एआरआर तो है ही नहीं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। यानी क्या मैं कह सकता हूं, आरईआर ही मेरा जीएवी बन जाएगा। से यस, क्या मैं ये कह सकता हूं आरईआर ही मेरा क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। सो जीएवी में से हम क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। हाँ, इस केस में म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन मिल जाएगा, आपको एनएवी आएगा। एनएवी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भी डिडक्शन मिलेगा। एक बात याद रखता है, जो 2 लाख या 30,000 का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का लिमिट है वो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है। लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट हमेशा अनलिमिटेड है। आई रिपीट, लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट अनलिमिटेड अलाउड है, उस पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसके लिए मैक्सिमम लिमिट 2 लाख या 30,000 की है। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट अनलिमिटेड क्लेम कर लेंगे और आपका एचपी आ जाएगा। तो मान लो विजय के पास 3 घर है, कोई भी 2 घर को एसओपी ट्रीट करेंगे जिसमें दोनों घर का मिला के आईओबीसी का मैक्सिमम लिमिट 2 लाख या 30,000 होगा। तीसरा घर आपको डीएलओपी करना है, और अगर डीएलओपी है तो उसका पूरा कैलकुलेशन एलओपी जैसे होता है। एलओपी का कैलकुलेशन कैसे होता है? जीएवी आएगा। अब ऑब्वियसली रेंट तो है नहीं, मतलब आरईआर ही हमारा जीएवी बन जाएगा। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी माइनस करेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपका जो इंटरेस्ट होगा ये अनलिमिटेड अलाउड होगा। कैसे अलाउड होगा बेटा? अनलिमिटेड अलाउड होगा। ऐसे तीनों ऑप्शन से आप अपनी इनकम निकालेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कौन सा ऑप्शन बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आप हर बार एक फ्लैट को एसओपी बना के देखेंगे, दूसरी बार भी उस फ्लैट को एसओपी बनाएंगे और तीसरी बार उस फ्लैट को डीएलओपी बना करके देखेंगे। अब ये तीनों ऑप्शन निकालने के बाद हम कैसे सिलेक्ट करें हमारे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है?
लॉ कहता है कि भैया चूज द ऑप्शन हैविंग लोअर टैक्सेबल इनकम और हायर टैक्सेबल लॉस। आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहां की आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो या तो आपका लॉस ज्यादा हो, वही आपका क्या होगा, हायर इनकम होगा, वही आपका क्या होगा, हायर इनकम होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, ये ऑप्शन आप हर साल चेंज कर सकते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं सर, हर साल चेंज कर सकते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर। द मैक्सिमम इंटरेस्ट फॉर द बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विल बी 2 लाख और 30,000, विल बी 2 लाख और 30,000। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए नेक्स्ट आता है लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वेकेंट फॉर द होल ईयर। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? वैसे कॉन्सेप्ट को आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी मैं बता देता हूं। जनरली अगर आपकी प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, ये जनरली होता है बिल्डर्स के केस में, अगर आपकी प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है और आपकी प्रॉपर्टी क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है, उसका एआरआर तो नहीं आ रहा पर आरईआर के बेसिस पे आपको तो टैक्स हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने स्टॉक इन ट्रेड बोल के हेल्ड की है, कोई भी 2 साल, पहले 2 साल आप क्या कर सकते हैं, इसका जीएवी नील, हालांकि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा, एनएवी निगेटिव आएगा, क्योंकि एनएवी निगेटिव है स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल पाएगा, और आईओबीसी अनलिमिटेड मिल जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी आपने लेट आउट पर्पस के लिए रखी थी, राइट। सो अगर आपके लिए प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है तो आप अप टू 2 ईयर अपनी जो जीएवी है उसको क्या कर सकते हो, नील क्लेम कर सकते हो। आपका जो जीएवी है उसको नील क्लेम कर सकते हो। हालांकि आपको म्युनिसिपल टैक्स और आईओबीसी का डिडक्शन मिलेगा तो आपको पहले 2 साल लॉस अराइज हो सकता है। तीसरे साल भी अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं हुई या आप नहीं बेच पाए तो ऐसे केस में वो डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के बेसिस पे टैक्स हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हालांकि ये कभी पूछने नहीं वाला तो टेंशन नहीं लेना। लेट आउट प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट। मान लीजिए 6 महीने उस प्रॉपर्टी में आप रह रहे थे, बचे हुए 6 महीने आपने किराए पे दे दी, ऐसे केस में क्या होगा, लॉ बोलता है इसका पूरा कैलकुलेशन डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के तरह से होना चाहिए। लॉ कहता है इसका पूरा कैलकुलेशन डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के जैसा होना चाहिए, डीएलओपी का कैलकुलेशन। अब डीएलओपी का कैलकुलेशन में अब आप देखिए, अनलाइक पहले के डीएलओपी में जहां पे सिर्फ आरईआर ही आपका जीएवी बन रहा था, इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस केस में आपका एक्चुअल रेंट भी है। तो यहां पे जो पूरा कैलकुलेशन होता है वो लेट आउट के जैसे होता है, आरईआर एआरआर व्हिचएवर इज हायर, राइट। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, एनएवी आएगा, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड आईओबीसी माइनस करेंगे। आईओबीसी कितना होगा, अनलिमिटेड माइनस करेंगे। सर क्यों अनलिमिटेड? क्योंकि लेट आउट या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आईओबीसी का डिडक्शन कितना मिलता है बेटा, अनलिमिटेड मिलता है। तो अनलिमिटेड डिडक्शन आप क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी एग्जाम में नहीं पूछता, राइट। जो आपको सबसे ज्यादा पूछता है पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट। आप अपना मॉड्यूल भी ओपन करके देखेंगे, सीए, सीएमए, सीएस तीनों एग्जाम के अंदर में, राइट, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो इस पे है या तो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है, राइट। पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, बता देता हूं। अब पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे लेट से ग्राउंड फ्लोर आपने ऑक्यूपाई करके रखा है, फर्स्ट फ्लोर किसको दे दिया, टेनेंट को दे दिया, या टेनेंट को ग्राउंड फ्लोर दे दिया, फर्स्ट फ्लोर आपने रख दिया, या दोनों आजू बाजू में है, 60% आपने होल्ड किया, 40% उन्होंने होल्ड किया। यानी पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पोर्शन इज लेट आउट, बराबर है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है पोर्शन और पोर्शन लेट आउट है तो लॉ बोलता है देयर इज नो नीड टू ट्रीट दैट प्रॉपर्टी एज सिंगल प्रॉपर्टी। मतलब मान लो नीचे आप रह रहे हो और ऊपर किराएदार रह रहा है, तो ऐसे केस में लॉ बोलता है देयर इज नो नीड टू ट्रीट दिस प्रॉपर्टी एज सिंगल प्रॉपर्टी, और ये दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग होगा, नीचे का एसओपी के जैसे होगा और ऊपर का एलओपी के जैसे होगा। सो देयर इज नो नीड टू ट्रीट द होल प्रॉपर्टी एज सिंगल प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली। तो आपको एलओपी और एसओपी ऐसे 2 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे आपके फॉर्मेट बनाते वक्त, और आपका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसका पूरा कैलकुलेशन एसओपी जैसे होगा, और आपका जो लेट आउट पोर्शन है उसका पूरा कैलकुलेशन एलओपी जैसे होगा। यस, एसओपी है मतलब इंटरेस्ट लिमिटेड होगा और एलओपी है मतलब इंटरेस्ट अनलिमिटेड होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप सभी जानते हैं एसओपी है मतलब जीएवी से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन तक के नील, आईओबीसी का डिडक्शन मिल सकता है दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम, और अगर एलओपी है तो पूरा कैलकुलेशन लेट आउट प्रॉपर्टी जैसे होगा, आरईआर एआरआर व्हिचएवर इज हायर जीएवी बनेगा, इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, एनएवी आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी आएगा। याद आ रहा है मालिक आपको? अच्छा जी, अब यहां पे एक बात समझना, यहां पे आपको एक वर्किंग नोट बनाना बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर आपको इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है दोस्त। और ये वर्किंग नोट किस चीज के लिए होगी? वर्किंग नोट डिवीजन करते हुए। क्या क्या डिवीजन होगा? देख, प्रॉपर्टी तो एक ही है, मतलब एक ही म्युनिसिपल वैल्यू होगा, तो उसका फेयर प्रोपोर्शन में डिवीजन करना होगा। तो लेट्स से जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड था उतना ही लेट आउट है, 50-50 है, तो म्युनिसिपल टैक्स को 50-50 में डिवाइड करना होगा एसओपी एलओपी के लिए।
फेयर रेंट को डिवाइड करना होगा, स्टैंडर्ड रेंट को डिवाइड करना होगा, म्युनिसिपल टैक्स को डिवाइड करना होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को डिवाइड करना होगा। तो जब भी ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, पहले एक वर्किंग नोट बनाओ जिसमें फेयर प्रोपोर्शन में हर चीज डिवाइड कर दो, और फिर एसओपी एलओपी जैसे सॉल्व करना, तो आपका ये प्रॉब्लम कभी गलत हो ही नहीं सकता। यस, मुझे जरूर कमेंट करके बताना बाद में कभी भी कि भैया हाँ ये टेक्निक आपके लिए वर्क करी या नहीं करी। प्रॉब्लम मैक्सिमम आपको जो मॉड्यूल में दिखेंगे, हमने भी क्लास के अंदर में लिए हैं, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन एंड पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पोर्शन लेट आउट पे ही लिए हैं। यस, मोटे मोटे तौर पे लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका एचपी के अंदर में, लेट आउट प्रॉपर्टी कीप्ड वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब प्रॉपर्टी तो लेट आउट थी और उसे पार्ट ऑफ द ईयर के लिए क्या किया गया, वेकेंट रखा गया, राइट। इस केस में जो आपका जीएवी कैलकुलेशन है ये बदल जाता है, इस केस में आपका जीएवी कैलकुलेशन जो है ये बदल जाता है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। अच्छा जी, तो जीएवी यहां पे कैसे निकाला जाता है, यहां पे स्टेप नंबर 1 आपको निकालना होता है आरईआर। द स्टेप नंबर 1 इज यू हैव टू टेक आरईआर, रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट, जैसे आप 12 महीने के लिए निकालते हैं बिल्कुल वैसे के लिए निकालिए। फिर आप निकालिए एआरआर, एआरआर निकालिए आफ्टर एक्सक्लूडिंग द अनरियलाइज्ड रेंट, आपको एआरआर निकालना है, राइट। तो आरईआर निकालो जैसे साल भर के लिए निकालते हो, एआरआर निकालो जैसे साल भर के लिए निकालते हो, और तीसरी चीज निकालना एआर, एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड। तो लेट्स से आपका क्या था, आपका था बेटा कि 12 महीने से 8 महीने का ही आपको रेंट आया है, 4 महीने प्रॉपर्टी वेकेंट थी। आरईआर पूरे 12 मंथ्स का निकलेगा, एआरआर पूरे 12 मंथ्स का निकलेगा, जो एआर होगा वो 8 मंथ्स का निकलेगा, दैट इज एक्चुअल लेटिंग पीरियड का ही निकलेगा, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है, अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है जीएवी बनाने के लिए। इफ एआर इज हायर देन आरईआर, दैट इज स्टेप 3 इज हायर देन स्टेप 1, तो एआर को ही आपको जीएवी ले लेना है। तो इफ एआर इज हायर देन आरईआर, वैकेंसी के बावजूद भी अगर एआर आरईआर से ऊपर है, तो एआर ही आपको क्या ले लेना है, जीएवी ले लेना है। तो एआर ही आपको क्या ले लेना है दोस्त, जीएवी ले लेना है। अगर आपका आरईआर एआरआर से बड़ा है, अगर आपका आरईआर एआर से बड़ा है, दैट इज स्टेप 1 इज हायर देन स्टेप 3, तो आपको ये देखना है, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी और अदर रीजन, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी और अदर रीजन। अगर ये सिर्फ वैकेंसी के कारण होगा तो एआर को ही जीएवी मान लेना है, और अगर ये वैकेंसी के कारण नहीं है तो आरईआर को ही आपने जीएवी मान लेना है। वैसे यहां पे एक अमेंडमेंट है जो 2 साल पहले आई है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये जो वैकेंसी है ये आप डायरेक्टली जीएवी में से भी माइनस कर सकते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है ये आप डायरेक्टली किससे माइनस कर सकते हैं, जीएवी में से भी माइनस कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, आपको याद होगा अनरियलाइज रेंट जो था, ये अनरियलाइज रेंट आप किससे माइनस करते थे, एआरआर से माइनस करते थे। ये अनरियलाइज रेंट आप डायरेक्ट जीएवी में से भी माइनस कर सकते हो एज पर न्यू आईटीआर। तो मैंने शायद वैकेंसी बोल दिया था, आई स्टैंड करेक्टेड। अनरियलाइज रेंट जो है वो आप एआरआर से भी माइनस कर सकते हो, अनरियलाइज रेंट आप जीएवी में से भी माइनस कर सकते हो। व्हाट अबाउट वैकेंसी, अगर आपका एआर आरईआर से बड़ा है तो एआर इज इक्वल टू जीएवी, अगर आपका आरईआर एआर से बड़ा है तो AR is equal to GAV if it is only because of vacancy. If it is not only because of vacancy, तो आपका RER को ही हम क्या मान लेंगे, GAV। मुझे लगता है इसको समझने के लिए ना आपको एक प्रॉब्लम की जरूरत है, तो आइए एक एक प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहले इस पे एक प्रॉब्लम लेते हैं, आप स्टिकी नोट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका म्युनिसिपल वैल्यू था 1 लाख रुपीज, आपका रेंट जो था बराबर है ये था आपका 15,000 पर मंथ, और लेट से आपकी वैकेंसी जो है ये है 1 मंथ की, तो आपकी आरईआर कितना आ गया, आरईआर 1 लाख, और कोई डिटेल नहीं दी है तो जो म्युनिसिपल वैल्यू है हम उसको ही आरईआर मान लेंगे। आपका एआरआर मतलब अगर प्रॉपर्टी में वैकेंसी ना होती, अगर प्रॉपर्टी में वैकेंसी ना होती तो आपको रेंट कितना मिलता, 1.8 लाख का मिलता, बराबर है। अब आपका वैकेंसी माइनस करने के बाद एक्चुअल रेंट आपका कितना आया, 1.65 लाख आया, बराबर है। वैकेंसी माइनस करने के बाद आपका रेंट कितना आया, 1.65 लाख आया। अब मुझे कंपेयर करके बताइए, इज एआर हायर देन आरईआर, इज द आंसर यस। एआर को जीएवी मान लेंगे, मतलब 1,65,000 आपका जीएवी बन जाएगा। यहां 1,65,000 आपका क्या बन जाएगा, जीएवी, बिकॉज एआर इज हायर देन आरईआर। पहला पॉइंट सबको समझ में आया। एग्जाम्पल लिख लो फटाफट, एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। यस, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। दूसरा एग्जांपल ये वैकेंसी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, ठीक है।
मैं यहां से ये गायब कर रहा हूं, अज्यूमिंग आपने ये कर लिया है। मेरे पास स्पेस इधर कम है चार्ट में, इसके लिए। अज्यूम कर लीजिए आपका म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख। अज्यूम कर लीजिए आपका रेंट पर मंथ है 12,000 और अज्यूम कर लीजिए कि आपकी वैकेंसी है 4 मंथ्स की। आपकी वैकेंसी कितनी है? 4 मंथ्स की। अब आपका आरईआर कितना हुआ? आरईआर आपका 1 लाख ही रहेगा क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख है, तो आपका आरईआर भी 1 लाख रुपए ही रहेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट ना होती तो आप 1,44,000 अर्न कर रहे होते, दैट इज 12,000 इंटू 12, बराबर है। क्योंकि आपकी वैकेंसी है, क्योंकि आपकी वैकेंसी है, आपका एआर कितना आया? 96,000। चेक कर लो, दैट इज 12,000 इंटू 8, 96,000, बराबर है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वैकेंसी ना होती तो आप एआरआर को सिलेक्ट कर रहे होते एज आरईआर। अगर वैकेंसी ना होती तो आप क्या एआरआर को सिलेक्ट कर रहे होते एज आरईआर, एज जीएवी, बराबर है। क्योंकि वैकेंसी है, योर एआर इज लोअर देन आरईआर, द आरईआर इज हायर देन एआर ओनली ड्यू टू वैकेंसी। इफ इट इज ओनली ड्यू टू वैकेंसी, 96,000 ही आपका क्या पकड़ा जाएगा? जीएवी पकड़ा जाएगा। So if RER is higher than AR and the reason is only vacancy, then AR will be equal to GAV. Then AR will be equal to GAV. चलो जल्दी से ये भी लिख लो। डन है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल पे। आई एम श्योर आपने ये भी एग्जाम्पल लिख लिया होगा। अब आते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल पे, ठीक है। अगर आपका आरईआर बड़ा है इवन विदाउट वैकेंसी, लेट से आपका आरईआर था 2 लाख रुपीज, बराबर है। आपका रेंट पर मंथ था 12,000 रुपीज और अज्यूम कर लेते हैं आपकी वैकेंसी 4 मंथ की थी। अब आपका आरईआर कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। आपका एआरआर कितना आ रहा है? 1,44,000 रुपीज और आपका एआर कितना आ रहा है? 96,000 रुपीज। अब मुझे बताइए, इज आरईआर हायर देन एआरआर? आपका आंसर आएगा यस सर, आरईआर इज हायर देन एआर। इफ द आरईआर इज हायर देन एआर, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी? द आंसर इज नो। ये सिर्फ वैकेंसी के कारण कम नहीं है। अगर वैकेंसी ना भी होती तो मैं आरईआर ही सिलेक्ट कर रहा होता। इस केस में तो अगर वैकेंसी ना भी होती तो मैं क्या सिलेक्ट कर रहा होता? आरईआर ही सिलेक्ट कर रहा होता। काम खत्म। आरईआर को ही क्या मान लेंगे? जीएवी मान लेंगे। आरईआर को ही क्या मान लेंगे? जीएवी मान लेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और जीएवी के बाद क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, एवरीथिंग रिमेन सेम। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भी डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा सर? अनलिमिटेड। क्योंकि प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? लेट आउट प्रॉपर्टी। क्योंकि प्रॉपर्टी कौन सी है? लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपने तीनों एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि आप तीनों एग्जाम्पल वापस से लिखें और इस एग्जाम्पल को 1 से 2 बार देख लेना, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। यस और नो? तो अगर आप देखते हैं यहां पे हमारा चार्ट रिवीजन जो है ये कंप्लीट हो जाता है एचपी का। हालांकि मैं 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा, इस एचपी से रिलेटेड, जो इस चार्ट के अंदर में मैंने जानबूझ करके नहीं रखे हैं। वो है अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड और एडवांस रेंट रिसीव्ड। ठीक है, आप चाहें तो वो भी एक यहां पे स्पेस खाली है, यहां पे लिख सकते हैं अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। ये जब भी मिलेंगे दिस विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। दिस विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। ये ईयर ऑफ रिसीट के अंदर में टैक्सेबल हो जाएंगे एंड 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल। तो आपको ये जब भी मिले, अरियर्स ऑफ रेंट जब भी मिले, ये उस साल टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल रिसीव हुआ उस साल टैक्सेबल हो जाएगा, और जितना मिला इसमें से 30% अलाउड एज डिडक्शन। सो लेट्स से 16-17 का रेंट मुझे 24-25 में मिला, बराबर है। 24-25 में टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? लेट्स से 1 लाख मिला था तो 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का माइनस हो जाएगा। इज दैट डन?
तो इस तरीके से हमारा एचपी का चार्टर विजन भी दोस्तों क्या होता है, खत्म होता है। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। अब आपका एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, पहले आपको अगर इससे वैल्यू मिली है तो दोस्तों को प्लीज सेंड कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा, राइट। कोई क्वेश्चन होगा तो इस नीचे के बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई ट्राई टू सॉल्व इट। मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा एज ऑफ नाउ, क्योंकि मुझे फाइनल के चार्टर विजन्स भी साथ साथ में करते जाने हैं विद दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपने क्या करना है, इसके बाद क्लास के अंदर में हमने जितने प्रॉब्लम लिए हैं वो आपको जाकर के सॉल्व करनी है, प्लस जो अपन ने जबरदस्त क्वेश्चन बैंक बनाया है एमआरपी, दैट इज एमटीपी आरटीपी और पास पेपर का कंपाइलेशन, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जिन बच्चों ने क्लासेस लिए हैं उनको ऑडियो रिवीजन भी मिले होंगे, ऑडियो रिवीजन भी कर लेना और काम खत्म। इतना ही आपको एचपी के अंदर में करना है। तो ये था आपका एचपी का चार्टर विजन। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखें। बाय बच्चों।